जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। किसी जमाने में मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी रहे प्रदीप शर्मा के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं। मशहूर फिल्म अब तक 56 बताया जाता है कि उन्हीं के किरदार पर है। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में भी उनका किरदार था। इसके अलावा कुछ और भी फिल्में उन पर बन चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम ने भी उनका इंटरव्यू छापा था। और मुंबई में एक ऐसा दौर था जब अखबारों में लगभग हर दूसरे दिन प्रदीप शर्मा की तस्वीर छपती थी, उनका नाम छपता था और प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी की तूती बोलती थी। प्रदीप शर्मा इंस्पेक्टर हुआ करते थे और दया नायक सब इंस्पेक्टर। और इन दोनों अधिकारियों की जोड़ी ने मुंबई शहर में कई कथित अपराधियों के एनकाउंटर्स किए थे। खास करके शुरुआती वक्त में दाऊद इब्राहिम गिरोह के कई कथित शूटर्स इनकी गोलियों का निशाना बने। कई आतंकियों को खत्म करने का भी इनको श्रेय दिया जाता है। प्रदीप शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने कि सैकड़ों अपराधियों को जेल भेजा। यहां तक कि दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भी सलाखों के पीछे प्रदीप शर्मा ने ही भेजा था और वो अब भी सलाखों के पीछे ही है। प्रदीप शर्मा की टीम एक वक्त में मुंबई पुलिस की काफी खौफनाक टीम मानी जाती थी। इस टीम का बड़ा रुतबा था, बड़ा दबदबा था। लेकिन साल 2003 के बाद से लगातार इस टीम से जुड़ी एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगी। और साल 2003 के 1.5-2 साल पहले इस टीम में एक और अधिकारी की एंट्री हुई थी जिनका नाम था सचिन वाजे। प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी के बीच इस तीसरे शख्स की एंट्री होती है और उसके बाद इस टीम में उथल पुथल मच जाती है और एक के बाद एक ऐसी खबरें आने लग जाती हैं जो कि एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं प्रदीप शर्मा की टीम की। साल 2003 के जनवरी महीने में पहली बुरी खबर आती है जब ख्वाजा यूनुस नाम के शख्स के बारे में बताया जाता है कि वो पुलिस हिरासत से भाग गया। ख्वाजा यूनुस मुंबई के घाटकों पर बम धमाके का आरोपी होता है। 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बस में बम फटता है और उसके बाद जब जांच होती है तो उस सिलसिले में ख्वाजा यूनुस को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जनवरी में एक दिन खबर आती है 2003 में कि सचिन वाजे ख्वाजा यूनुस को लेकर औरंगाबाद की तरफ जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटना तब से शुरू हो चुका था। तो गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद ख्वाजा यूनुस हिरासत से भाग निकला। लेकिन ख्वाजा यूनुस के साथ ही पकड़े गए एक और आरोपी डॉक्टर अब्दुल मतीन बासित ने आरोप लगाया कि दरअसल ख्वाजा यूनुस भागा नहीं बल्कि उसको टॉर्चर करके मार डाला गया और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। तो डॉक्टर मतीन के इन आरोपों के बाद में फिर ख्वाजा यूनुस की मां ने मामले को परस्यू किया। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने और सामाजिक संगठन पिक्चर में आए और फिर से स्टेट सीआईडी, महाराष्ट्र स्टेट सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की और सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रदीप शर्मा की टीम का एक शख्स गिरफ्तार हो जाता है। यह पहली बड़ी बुरी खबर होती है शर्मा की टीम से। आरोप लगता है कि हत्या की गई है ख्वाजा यूनुस की। इसके बाद 2005-6 में अगली बुरी खबर आती है। खबर यह आती है कि दया नायक प्रदीप शर्मा से अलग हो गए हैं। वो दया नायक जो कि प्रदीप शर्मा के किसी वक्त में सबसे वफादार शख्स माने जाते थे, सबसे वफादार अधिकारी माने जाते थे। दोनों ने साथ मिलकर कई सारे एनकाउंटर किए थे, एक दूसरे के राजदार थे वो। लेकिन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो जाती है
दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर दया नायक की गिरफ्तारी होती है आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप में। उनको भी जेल जाना पड़ता है। इसके बाद खुद गाज गिरती है प्रदीप शर्मा के ऊपर। प्रदीप शर्मा साल 2006 में एक एनकाउंटर करते हैं राम नारायण गुप्ता नाम के शख्स का। कहानी यह होती है कि राम नारायण गुप्ता जो है ये गैंगस्टर है, छोटा राजन गिरोह के लिए काम करता है कथित तौर पर, और उसको पकड़ने के लिए जब शर्मा की टीम जाती है तो गुप्ता फायरिंग करते हैं और शर्मा की जवाबी फायरिंग में वो मारे जाते हैं। लेकिन गुप्ता के जो भाई हैं वो इसे मानने से इंकार कर देते हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अदालती कार्रवाई के बाद मामला सीआईडी के पास जाता है, एक एसआईटी के पास जाता है, विशेष जांच टीम के पास, और फिर प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी होती है और उनके साथ साथ बाकी के जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन बुरी खबरों का दौर इसके बाद भी जारी रहता है। प्रदीप शर्मा को अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में बर्खास्त कर दिया जाता है, पुलिस सेवा से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन प्रदीप शर्मा के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि वो बहुत बड़े सर्वाइवर भी हैं और चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंसे हों, वो किसी ना किसी तरह से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो यही होता है, वो महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपनी बर्खास्तगी को चैलेंज करते हैं और मामला जीत जाते हैं। 2013 में राम नारायण गुप्ता के मामले में, जिसको कि लखन भैया भी कहा जाता है, लखन भैया एनकाउंटर मामले में जब अदालत का मुकदमा पूरा होता है और फैसला सुनाया जाता है तो प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया जाता है, लेकिन उनके साथ के बाकी के लोग, उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अकेले प्रदीप शर्मा जो कि मुख्य आरोपी होते हैं वो बरी हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्रदीप शर्मा वापस से पुलिस फोर्स में सक्रिय हो जाते हैं, थाने पुलिस का हिस्सा बनते हैं और इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार करते हैं जबरन उगाही के मामले में। और फिर आगे चलकर 2019 में अपनी पुलिस सेवा पूरी होने से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और राजनेता बन जाते हैं, शिवसेना को ज्वाइन कर लेते हैं, मातोश्री में जाकर पार्टी में प्रवेश करते हैं। उस वक्त शिवसेना विभाजित होती है और फिर वसई से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव वो जीत नहीं पाते। इसके 2 साल बाद यानी कि 2021 में होता है एंटीलिया कांड, जहां पर कि इन्हीं के साथ कभी काम करने वाले सचिन वाजे, जो कि फिर एक बार शिवसेना के आशीर्वाद से पुलिस सेवा में आ जाते हैं, उनकी बर्खास्तगी खत्म हो जाती है और वे कांड कर देते हैं। मुकेश अंबानी के घर के नीचे एक स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक लाद देते हैं और धमकी भरा खत लिख डालते हैं। और जब इस मामले की जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो कार है वो सचिन वाजे के ही एक दोस्त मनसुख हिरन की है। अब सचिन वाजे को कथित तौर पर, जैसा कि एनआईए का एक केस है, चिंता सताने लगती है कि अगर मनसुख हिरन से एटीएस ने या फिर एनआईए ने, दूसरी जांच एजेंसी ने पूछताछ कर ली तो कहीं पोल खुल ना जाए। तो ऐसे में मारना जरूरी हो जाता है मनसुख हिरन को। और फिर एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे मनसुख हिरन को मारने की सुपारी प्रदीप शर्मा को देते हैं, अपने पूर्व बॉस को। और फिर प्रदीप शर्मा अपने कुछ परिचितों के जरिए, जिनमें से कि एक वो कांस्टेबल भी होता है शिंदे नाम का, जो कि लखन भैया वाले एनकाउंटर में भी शामिल होता है, जिसे सजा मिली होती है, जो बाहर आया होता है पेरोल पर, उसकी मदद से मनसुख हिरन का को किडनैप करते हैं। फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर एक खाड़ी में उसकी लाश फेंक दी जाती है। तो इस मामले में जब एनआईए अपनी जांच शुरू करती है तो प्रदीप शर्मा फिर एक बार शक के घेरे में आते हैं
और फिर एक दिन एनआईए की टीम उनके घर पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब से कुछ दिनों पहले ही प्रदीप शर्मा इस मामले में जमानत पर बाहर आए थे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन अब फिर एक बार जेल जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। जो उन्हें बरी किया गया था निचली अदालत की ओर से, उसको चैलेंज किया गया और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला चला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके एक्विटल को, उनको जो बरी किया गया था, उस फैसले को खारिज कर दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। अब उम्र कैद की सजा तो सुना दी है, लेकिन तुरंत प्रदीप शर्मा जेल नहीं जाने वाले हैं। उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है सरेंडर करने के लिए। हो सकता है कि इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और उन्हें कोई राहत मिल जाए या फिर इस फैसले पर स्टे लग जाए। जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।